My name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's subject name is Microwave and Radar. Today's chapter name is Microwave Passive Component, and today's topic name is Microwave Waveguide T, E-plane T, H-plane T, Magic T, rat race, ring T. अभी पढ़ना है अपने को कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम में यहाँ पे आज का सब्जेक्ट पढ़ने का तो आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो एक बार देखते हैं। मेंटेन पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट और डिवाइस कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मिलने वाला है। पैसिव माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के बारे में ये यूनिट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो एक बार देखते हैं। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केच ऑपरेशन ऑफ द गिवन माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट, यानी जो माइक्रोवेव पैसिव कंपोनेंट कौन से है उसके अलग अलग स्केचेस। सेशन आउटकम में आज अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन, जैसे ई प्लेन टीज, वोल्टेज टीज, सीरीज जंक्शन टीज, ये पहला टीज अपने को पढ़ना है। एच प्लेन टीज, करंट टीज, शंट टीज, मैजिक टीज, हाइब्रिड टीज या फिर ई एच प्लेन टीज, रैट रेस, रिंग टीज इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ऐसे चार टाइप के टीज अपने को यहाँ पे पढ़ना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम पीओ एंड पीएसओ। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसे कहते हैं, यानी उसके बाद आप वो कौन कौन से जो प्रोग्राम आउटकम है उसे सेटिस्फाइड करते या फिर मैप करते हैं जो एनबीए ने दिए हुए हैं। ये 10 पीओ यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 पीएसओ लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बेसिक नॉलेज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड रहते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, बेसिक सब्जेक्ट के लिए रहते हैं। दूसरा है डिसिप्लिन नॉलेज, जो अपने फील्ड रिलेटेड रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बारे में ये टॉपिक है, तो वो जो टॉपिक है ये नॉलेज उससे कवर हो रहा है क्या ये पता करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी आज जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें वो करने के बाद अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, ये अपन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम में आता है। जो है PO3। PO4 क्या है, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोई ऐसा नॉलेज जो डेवलप हो रहा है क्या जहाँ पे इंजीनियरिंग टूल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई टूल्स का यूज किया जा रहा है क्या, वो आपको पता यानी PO4 में होता है वो। उसके बाद PO5 इंजीनियर एंड सोसाइटी। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका सोसाइटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, लीगल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस से आपका नॉलेज बढ़ रहा है क्या, तो PO5 सेटिस्फाइड होता है। PO6 क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का वातावरण है उसका वो टॉपिक पढ़ने के बाद इस रिलेटेड आपका कोई नॉलेज बढ़ने वाला है क्या, वो है PO6। PO7 यानी क्या, इथिक्स यानी क्या, बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है क्या आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, ये PO7 बताता है। PO8 क्या है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल एंड टीम वर्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है या फिर टीम मेंबर करके कुछ काम करना है क्या, इसका नॉलेज कोई बढ़ रहा है क्या, तो ये PO8 होता है। उसके बाद PO9 ये होता है कम्युनिकेशन रिलेटेड। ये कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है कि जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होने वाला है क्या, ये बताता है। नेक्स्ट है PO10। PO10 क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो आगे चेंजेस होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में,
इसके बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज आने वाला है क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद? ये है PO10। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, यानी what she or he will able to the in the electronics and telecommunication engineering specific industry soon after the diploma program। ये है PSO1। PSO1 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यहाँ पे मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप अलग अलग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो टाइप्स रहते हैं, जो सिस्टम्स है, उसके बारे में आपको कोई नॉलेज आने वाला है क्या? और एक है PSO2, यानी क्या है इसमें? EDA टूल्स यूज। EDA टूल्स का मतलब क्या? इस रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई सॉफ्टवेयर का आप यूज करने वाले हो क्या, उसका कोई नॉलेज आने वाला है क्या? तो ऐसे PO1 से लेके PO10 तक रहते हैं, और एक रहता है PSO1 PSO2। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ने वाला है, आप उस रिलेटेड आपका PO1 सेटिस्फाइड हो रहा है, मैप हो रहा है। जैसे क्योंकि ये टॉपिक में मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, उससे वो रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड है डिसिप्लिन नॉलेज, यानी अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, वो चीज़ सेटिस्फाइड हो रही, मैप हो रही, इसलिए यहाँ पे अपन राइट किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, यानी यहाँ से अपन कुछ एक्सपेरिमेंट इस रिलेटेड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी PO3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ राइट किया है। नेक्स्ट है PO4 इंजीनियरिंग टूल्स। ये टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीनरी है उसके टूल्स है, जैसे सोल्डरिंग गन, वायर्स, ये सब चीज़ें, कटर्स, ये सब टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। लाइफ लॉन्ग PO10 सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं फ्यूचर में, तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले उसकी जो टेक्नोलॉजी की मदद लेके अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज हुई तो अपने को ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नॉलेज आ सकता है। तो ये भी मैप हुआ है, PO10 यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ है। और ये PSO में PSO1 सेटिस्फाइड हुआ है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड हुआ है। इसके बारे में ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए, जैसे माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि पूरे वेवगाइड में आपको ये फ्रिक्वेंसी का यूज करना है। उसे ट्रांसमिट करने के लिए आपको माइक्रो ट्रांसमीटर के बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चैनल के बारे में पता रहना चाहिए। और नेक्स्ट है माइक्रो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिसीवर के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये पूरा सब्जेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी पे है, और जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वहाँ माइक्रो ये वर्ड हमेशा लगता है। और ये सिग्नल के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगता है, और उसे रिसीव करने के लिए रिसीवर लगता है, और ये ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र करने के लिए चैनल लगता है, जो वायर रह सकता है, वेवगाइड रह सकती है, वो एयर रह सकता है, वाटर रह सकता है, ऑप्टिकल फाइबर रह सकता है। सेकंड अपना 2 चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वेवगाइड के ऊपर में। ये वेवगाइड एक्चुअल क्या रहता है वो अपन देखते हैं। द ओरिजिनल एंड मोस्ट कॉमन मीनिंग इज हॉलो कंडक्टिव मेटल पाइप यूज टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। ये आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और ये 4। ये क्या है? एक मेटल से बना हुआ हॉलो मेटेलिक ट्यूब है, यानी हॉलो का मतलब ये अंदर से खुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से, यानी यहाँ से जैसे पानी का पाइप रहता है वैसे ये मेटल से बना हुआ, वो प्लास्टिक का रहता है, ये मेटल से बना हुआ एक पाइप है जिसे वेवगाइड कहते हैं, जहाँ से सिग्नल जा सकते हैं। जैसे पानी के पाइप से पानी जाता है वैसे ये वेवगाइड से जो मेटल से बना हुआ है, इसमें से एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल तरीका, तो इसलिए क्या बोला है
कि मेटल से पाइप है वो कंडक्टिव है, कंडक्टिव यानी मेटल से बना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जा टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव। ये क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, लेके जाता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड माइक्रोवेव वेवगाइड। और ये इंडस्ट्री में इस तरीके से ये माइक्रोवेव गाइड होते हैं। तो पहला अपन ने देखा ट्रांसमिशन लाइन इसके पहले, और ये सेकंड वाला है वेवगाइड। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है ई प्लेन टीज, वोल्टेज टीज, सीरीज जंक्शन टीज। ये आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं। ये है मेन डायग्राम जो एग्जाम में निकाली जाएंगी, ये है एनिमेशन डायग्राम, और ये है एक्चुअल व्यू। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ 3 आर्म है, एक है पोर्ट 1, एक है पोर्ट 3, ये है पोर्ट 2। तो यहाँ पे दो मेन आर्म है, इसे कहा जाता है कोलिनियर आर्म, इसे कहा जाता है ई आर्म। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। ई प्लेन टी इज अ वोल्टेज और सीरीज जंक्शन। इसके 3 नाम है दोस्तों, एक है ई प्लेन टीज, एक है वोल्टेज टीज, और एक है सीरीज जंक्शन टीज। एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों नाम अलग अलग है, तीनों नाम के अलग अलग, तीनों नाम यानी एक ही डायग्राम के 3 नाम है। आप कोई भी एक आया तो इसका वर्किंग सेम ही लिखना है, ये जो दिख रहा है आपको वो। ईच जंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंट्रल आर्म। ईच जंक्शन सिमेट्रिकल का मतलब क्या, सेंट्रल आर्म से ये भी जंक्शन इक्वल है और ये पोर्ट 3 वाला भी जंक्शन इक्वल है, इसलिए क्या बोला है, ईच जंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंट्रल आर्म। सेंट्रल आर्म कौन सा है, ये। सो दैट सिग्नल टू बी स्प्लिट अप इज फेड इनटू इट एंड सिग्नल टू बी कंबाइंड आर टेकन फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या, अगर पोर्ट 2 यानी सेंट्रल आर्म से जो सिग्नल दिया गया वो इक्वली स्प्लिट होगा, यानी पोर्ट 3 से जितना सिग्नल मिलेगा उतना ही सिग्नल पोर्ट 1 से भी मिलेगा, यानी सिमेट्रिकल ये होगा, सिमेट्रिकल आउटपुट दोनों जगह से मिलेगा। लेकिन अगर पोर्ट 3 से इनपुट दिया और पोर्ट 1 से अगर इनपुट दिया तो दोनों कंबाइन होके पोर्ट 2 से मिलेगा, यानी पोर्ट 1 का भी इनपुट और पोर्ट 3 का भी इनपुट कंबाइन होके पोर्ट 2 से मिलेगा। Some form of the impedance matching is required to prevent unwanted reflections। यानी यहाँ पे एक अनवांटेड रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, नॉइज जो अपने को यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अनवांटेड रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करने की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। व्हेन द सिग्नल इज मेड टू प्रोपोगेट इनटू पोर्ट 3, द two output at port 1 and port 2 will have a phase shift of 180 डिग्री। यानी जब अगर पोर्ट 3 से सिग्नल दिया गया तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, पोर्ट 2 से आउटपुट मिलेगा और पोर्ट 1 से आउटपुट मिलेगा, लेकिन दोनों का आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा, एक में के फेज 180 डिग्री डिफरेंस में रहेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है इसमें। Also when the power enter from port 1 and port 3 are phase opposition, then signal comes out of port 2। अगर पोर्ट 1 से सिग्नल दिया गया या फिर पोर्ट 3 से सिग्नल दिया गया, दोनों जगह से सिग्नल दिए गए, तो वो अपने को आउटपुट कहाँ से मिलेगा, पोर्ट 2 से मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, पोर्ट 1 में जो इनपुट दिया गया है और पोर्ट 3 में जो इनपुट दिया गया है वो इनपुट उसमें फेज का डिफरेंस होना चाहिए, ये इसका मेन कंडीशन है, तो ही अपने को पोर्ट 2 से आउटपुट मिलेगा। तो पोर्ट 1 से इनपुट दिया गया और पोर्ट 3 से जो इनपुट दिया गया उसमें अगर फेज डिफरेंस रहता है तो उसी कंडीशन में पोर्ट 2 से आउटपुट यहाँ से मिलता है। An input at port 2 equally divides between the port 1 and 3 but introducing a phase shift of 180 degree between the output। अगर इनपुट पोर्ट 2 से दिया गया, यानी अगर पोर्ट 2 से इनपुट दिया गया तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, पोर्ट 1 से मिलेगा
और पोर्ट 3 से मिलेगा, लेकिन दोनों का आउटपुट वो यानी वो दोनों का आउटपुट रहेगा सेम, यानी पोर्ट 1 से जितना आउटपुट मिलेगा उतना ही आउटपुट पोर्ट 3 से मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि दोनों का आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा। तो ये चीज़ का आपको है ना, हेंस ई प्लेन टी ऑल्सो एक्ट एज ए 3 dB स्प्लिटर, यानी ई प्लेन टी एज ए 3 dB स्प्लिटर जैसा भी वर्क करता है। तो कोलिनियर आर्म ये है, इसे कहते हैं कोले, और ये और इसे मेन आर्म भी कहा जाता है, और ये ई आर्म रहता है, या पोर्ट 2 को ई आर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे। ये इसका एनिमेशन डायग्राम है, तो ये आपको ये सेकंड चीज़ है, और ये इसका एक्चुअल कैसे दिखता है वो है। तो ये वेवगाइड को जॉइन करने के लिए काम में आता है ये टीज़, ठीक है, और ये मेटल से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। सेकंड टाइप है दोस्तों एच प्लेन टीज, करंट टीज और शंट टीज। ये तीनों नाम एक ही इसके हैं, तो वर्किंग भी आपको सेम ही लिखना है। अगर एग्जाम में कोई भी तीनों में से नाम आता है तो आपको यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है वेवगाइड, जहाँ पे ये साइड आर्म है, ये है कोलिनियर आर्म। कोलिनियर आर्म में 2 पोर्ट है, पोर्ट 1 और यहाँ पे पोर्ट 2, और साइड आर्म है जिसे एच आर्म भी कहा जाता है, वो है पोर्ट 3। तो यहाँ पे इसका वर्किंग देख लेते हैं। एच प्लेन टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट टी और शंट टी। इसे करंट टी भी कहा जाता है, शंट टी भी कहा जाता है, बिकॉज एक्सिस ऑफ साइड आर्म इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मेन आर्म ऑफ एच प्लेन टी। यानी मेन आर्म के ये जो साइड आर्म का एक्सिस है, यानी ये जो सेंटर है, ये आर्म के पैरेलल में रहता है, इसलिए इसका नाम है यानी एच प्लेन टी, इसे शंट टी भी कहा जाता है। तो सिंपल इसमें ये पहले सेंटेंस में ये याद रखना है इसके नाम, और सेकंड साइड आर्म का जो एक्सिस है, इसका जो सेंटर है, ये आर्म यानी टोटल जो कोलिनियर आर्म है इसके पैरेलल में रहता है, इसलिए इसका नाम है शंट टी। इसका नाम शंट टी इसलिए पड़ा हुआ है, या फिर शंट को ही पैरेलल कहा जाता है। As all 3 arms of H plane T lay in the plane of magnetic field, the magnetic field divide itself in arm. This is called as current junction. यानी H प्लेन की जो भी पोर्ट रहेंगे, ये आर्म हो गया, ये आर्म हो गया, ये तीनों आर्म एक में के पैरेलल में रहते हैं, एक में के पैरेलल में रहते हैं, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इसके अंदर में जैसे वहाँ ई प्लेन टी में इलेक्ट्रिक फील्ड टी, यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वली डिवाइड होती है, तीनों जगह पे इक्वली डिवाइड होती है। सो इट इज कॉल्ड एज करंट जंक्शन, इसे ही करंट जंक्शन कहा जाता है। Since electric field input given to 2 main arm that add inside arm, ठीक है, यानी मेन आर्म से अगर यहाँ से इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहाँ से इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो ये दोनों कंबाइन होके साइड आर्म से इसको आउटपुट यहाँ पे मिलता है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फील्ड living through the side arm is proportional to the phasor sum of entering field from 2 main arm। इसका मतलब क्या कि अगर पोर्ट 2 से इनपुट दिया गया है और अगर पोर्ट 1 से इनपुट दिया गया है, ये दोनों का इनपुट कंबाइंड होके पोर्ट 3 से मिलता है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है मैजिक टी, हाइब्रिड टी और EH टीज। तो इसमें क्या है, ई आर्म जो अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था और H आर्म जो अपना सेकंड टॉपिक पढ़ा था, इसका कंबाइन जो है वो है मैजिक टी, हाइब्रिड टी या फिर EH प्लेन टी। इसका एनिमेटेड डायग्राम इस तरीके से है और इसका जो एक्चुअल व्यू है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसका वर्किंग देखते हैं।
द मैजिक टी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ई एंड एच प्लेन टी। ये एक कॉम्बिनेशन होता है ई एंड एच प्लेन टी का। अपन ने यहाँ पे देखा है क्योंकि यहाँ ई आर्म है, ये है एच आर्म और ये है कोलिनियर आर्म या फिर मेन आर्म। तो यहाँ पे 4 पोर्ट होते हैं। अभी तक अपन ने 3 पोर्ट देखे, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और यहाँ पे पोर्ट 4। आर्म 3 फॉर्म्स अ एच प्लेन टी विद द आर्म 1 एंड 2। आर्म 3 जो है ये एच प्लेन टी फॉर्म करता है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 के साथ। आर्म 4 फॉर्म्स ई प्लेन टी विथ आर्म 1 एंड 2। आर्म 4 क्या करता है, ई प्लेन फॉर्म करता है 1 और 2 के साथ। आर्म 1 एंड 2 आर समटाइम्स कॉल्ड एज साइड और कोलिनियर आर्म। 1 और 2 क्या है, साइड आर्म और कोलिनियर आर्म भी इसे कहा जाता है। और ये है ई आर्म और ये है एच आर्म। पोर्ट 3 इज कॉल्ड एज एच प्लेन पोर्ट। पोर्ट 3 को ही एच प्लेन पोर्ट कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सम पोर्ट, सम यानी ऐड करने वाला पोर्ट, और पी पोर्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है पूरे नाम। एक पोर्ट 3 के ही यहाँ पे 3 नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे एच प्लेन पोर्ट, सम पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट। पोर्ट 3 के नाम है ये 3। पोर्ट 4 यानी ये पोर्ट के बारे में, इसको ही ई प्लेन पोर्ट कहते हैं या फिर डेल्टा पोर्ट कहते हैं या फिर डिफरेंस पोर्ट कहते हैं या फिर एस पोर्ट कहते हैं, सीरीज पोर्ट। तो पोर्ट 4 के 4 नाम हैं, डेल्टा पोर्ट, डिफरेंस पोर्ट, एस पोर्ट, सीरीज पोर्ट। तो ये ई 4 के 4 नाम हैं। सिग्नल इंजेक्टेड into the H plane port will be divided equally between the port 1 and port 2 and will be in phase। यानी इसका मतलब क्या, H प्लेन से अगर इनपुट दिया गया तो वो 1 से आउटपुट निकलता है, बाहर निकलता है, और 2 से आउटपुट निकालता है। यानी 3 से अगर इनपुट दिया गया तो 1 से आउटपुट निकालता है और 2 से आउटपुट निकलता है, और दोनों इक्वल फेज रहते हैं, विल बी इन फेज रहते हैं, दोनों सिग्नल इक्वली फेज रहते हैं। सिग्नल इंजेक्टेड इनटू द ई प्लेन पोर्ट, यानी अगर अपने यहाँ से इनपुट दिया गया ई प्लेन पोर्ट से, तो विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पोर्ट 1 एंड 2। 1 और जैसे यहाँ से इनपुट दिया है तो 1 से आउटपुट मिलेगा और 2 से आउटपुट मिलेगा, वो इक्वल रहेगा, लेकिन बट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री उसमें डिफरेंस रहेगा। इफ द सिग्नल आर फेड इनटू द पोर्ट 1 एंड 2, पोर्ट और 1 और 2 से अगर इनपुट देते हैं, पोर्ट 1 और 2 से इनपुट देते हैं, दे आर एडेड एट द एच प्लेन पोर्ट। यानी 1 से इनपुट दिया और 2 से इनपुट दिया तो ऐड होके एच आर्म से आउटपुट में मिलेगा, एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ई प्लेन पोर्ट, और ई प्लेन से वो सब्सट्रैक्ट होके मिलेगा। यानी 1 से इनपुट दिया और 2 से इनपुट दिया तो एच पोर्ट में, एच आर्म में वो ऐड होके मिलेगा दोनों सिग्नल, और ई आर्म में वो सब्सट्रैक्ट होके मिलेगा, यानी माइनस होके मिलेगा। लास्ट है रैट रेस रिंग और हाइब्रिड रिंग कपल्स टी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और सर्कुलर रिंग का है, ये इसका डायग्राम है और ये इसका एक्चुअल कैसे दिखता है वो है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि 4 पोर्ट इसमें दिख रहे हैं, चारों पोर्ट में ये दोनों का डिफरेंस है λ/4, यानी क्वार्टर का डिस्टेंस है दोनों में। P2 और P3 में भी सेम है, P3 और P4 में भी सेम है, लेकिन P4 से लेके P1 तक 3 λ/4 है, तो ये डिस्टेंस इसमें ज़्यादा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका वर्किंग देखते हैं। रैट रेस कपलर
ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड रिंग कपलर। इसको ये हाइब्रिड रिंग कपलर भी कहा जाता है। इज अ टाइप ऑफ कपलर यूज इन RF एंड माइक्रोवेव सिस्टम। रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम में ये यूज किया जाता है। इसका काम होता है वेवगाइड को कपल करना यानी ज्वाइन करना। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज़ अ 3 dB कपलर। इसे 3 dB कपलर भी कहा जाता है। सो द अल्टरनेटिव ऑफ द मैजिक टी, मैजिक टी अपन ने जो पढ़ा है उसका ये अल्टरनेटिव भी है, यानी मैजिक टी के बदले एडवांस में ये रैट रेस रिंग भी अपन यूज कर सकते हैं। It has the advantages of being easy to realize the planar technology such as microstrip and स्ट्रिप लाइन ये यूज करते हैं। यानी इसमें एडवांटेजेस क्या है कि एक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज किए गए हैं जिसका नाम है माइक्रोस्ट्रिप और स्ट्रिप लाइन नाम की इसमें टेक्नोलॉजी यूज की है जो है प्लानर टेक्नोलॉजीज। द रैट रेस कपलर हैज 4 पोर्ट। इसमें 4 पोर्ट है। पहले देखा अपन ने पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। ईच प्लेस 1/4 wavelength away from each other around the top half of the ring। यानी ये इसके टॉप हाफ ऑफ द रिंग का मतलब क्या, इसके हाफ के ऊपर में क्या है, ये चारों रिंग, चारों पोर्ट एक में से 1/4 यानी λ/4 के डिस्टेंस में ये एक में से कनेक्टेड है। वेवलेंथ अवे फ्रॉम ईच अदर यानी एक में से दूरी बना के है वो अराउंड द टॉप हाफ ऑफ द रिंग। यानी ये जो रिंग है इसके टॉप हाफ यानी इसके ऊपर साइड। बॉटम हाफ ऑफ द रिंग इज 3/4 वेवलेंथ इन लेंथ। बॉटम साइड में क्या है, जो पोर्ट है ये 3 λ/4 यानी क्या है 3/4 वेवलेंथ में है। 3/4 वेवलेंथ में ये नीचे का हाफ वेवलेंथ है, यानी नीचे का जो डिस्टेंस है पोर्ट का वो 3/4 का डिस्टेंस है वेवलेंथ का। अ सिग्नल इनपुट ऑन पोर्ट 1 से अगर अपन ने सिग्नल देते हैं विल बी स्प्लिट बिटवीन द पोर्ट 2 एंड 4। पोर्ट 1 से अगर देते हैं तो पोर्ट 2 से आउटपुट मिलेगा और पोर्ट 4 से आउटपुट मिलेगा। यानी पोर्ट 1 के अगल यानी साइड में और इसके बगल में यानी इसके बाजू में, दोनों बाजू में से आउटपुट मिलेगा। एंड पोर्ट 3 विल बी आइसोलेटेड। इस टाइम पे पोर्ट 3 से वो डिस्कनेक्ट रहेगा। यानी P1 से अगर सिग्नल देते हैं तो P2 से आउटपुट मिलेगा और इसके P4 से आउटपुट मिलेगा, उस वक्त P3 डिस्कनेक्ट रहेगा। Rat race couplers are used to sum 2 input signal with essentially no loss or to equally split an input signal. Rat race coupler are used to sum 2 input signal। ये 2 input signal को sum करने यानी ऐड करने के लिए काम में आता। with essentially no loss, इसमें losses नहीं रहते हैं। टू इक्वली स्प्लिट एन इनपुट सिग्नल, वो इक्वली इनपुट सिग्नल को स्प्लिट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए काम में आता है। तो रैट रेस टी का काम क्या है कि इनपुट में जो सिग्नल है वो इक्वली सम करने के लिए, अगर 2 इससे अपने इनपुट दिया गया तो सम करके वो आउटपुट में कैसे आउटपुट निकलता है जिसमें नो लॉस रहता है और यहाँ पे सिग्नल इक्वली स्प्लिट होता है। जो इनपुट देते हैं वो इक्वली स्प्लिट होता है। यानी इक्वली स्प्लिट यानी यहाँ से इनपुट दिया तो वो आउटपुट इक्वली यहाँ से भी बाहर निकलेगा P2 से और P4 से भी बाहर निकलेगा। एप्लीकेशन ऑफ टीज अपन देखते हैं, जैसे इन डुप्लेक्सर में ये यूज किया जाता है। जैसे रडार में डुप्लेक्सर होता है वो वहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। इन मिक्सर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रहता है, वहाँ मिक्सर में यूज किया जाता है। इन माइक्रोवेव ब्रिज में यूज किया जाता है, अलग अलग ब्रिजेस रहते वहाँ यूज किया जाता है। माइक्रोवेव डिस्क्रिमिनेटर यानी किसी माइक्रोवेव डिवाइसेस की पहचान करने के लिए, उसके डिस्क्राइब करने के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। इन मेजर द इम्पीडेंस मेजर करने के लिए।
रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में। ई प्लेन टी, वोल्टेज टी, जंक्शन टी, सीरीज जंक्शन टी अपन ने ये देखा। एच प्लेन टी, करंट टी और शंट टी ये टॉपिक देखा है। मैजिक टी, हाइब्रिड टी ये अपन ने देखा है। और रैट रेस रिंग टी ये अपन ने इसमें देखा है। एग्जाम में इस पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो एक बार देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन, ई प्लेन जंक्शन, एच प्लेन जंक्शन इन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हाइब्रिड टी विथ नीट डायग्राम, ई एच प्लेन और मैजिक टी, इसे ई एच प्लेन भी कहा जाता है और मैजिक टी भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।